का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप के मुतालिक है। इस लेक्चर में मैं आपको फ्लिप फ्लॉप और लैच के मुतालिक बताऊंगा। फ्लिप फ्लॉप की मुख्तलिफ अक़साम के मुतालिक बात होगी और आरएस फ्लिप फ्लॉप को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा मेमोरी एलिमेंट होता है जो एक वक्त में बाइनरी डाटा की सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। बाइनरी डाटा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ऐसा मेमोरी एलिमेंट जो एक वक्त में बाइनरी डाटा की एक बिट को स्टोर कर सकता है फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। फ्लिप फ्लॉप वर्ड मीन दैट इट कैन बी फ्लिप्ड इनटू वन लॉजिक स्टेट और फ्लॉप बैक इनटू अनदर। फ्लिप फ्लॉप के लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि या तो ये फ्लिप्ड हो सकता है। फ्लिप्ड मतलब ये अपनी लॉजिक स्टेट से अपनी लॉजिक स्टेट अगर इसकी हाई है तो वो लो हो जाती है, मतलब अपनी लॉजिक स्टेट को स्विच कर जाता है। या फ्लॉप अपनी लॉजिक स्टेट को बदलने में ये नाकाम रहता है, मतलब अपनी ये लॉजिक स्टेट को मेंटेन रखता है, होल्ड रखता है, या इसकी लॉजिक स्टेट में कोई तब्दीली वाकई नहीं आती, तो हम कहते हैं ये फ्लॉप है। तो इस वजह से फ्लिप फ्लॉप को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब लैच क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इनके दरमियान में बुनियादी फ़र्क क्या है? लैच और फ्लिप फ्लॉप को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बुनियादी अंसर समझा जाता है। लॉजिक सर्किट, मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो बीट की सूरत में डाटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से Latches and flip-flops are called basic building blocks of electronic system। अब लैच और फ्लिप फ्लॉप में बुनियादी फ़र्क क्या है? लैच इनपुट सिग्नल में तब्दीली के मुताबिक अपनी आउटपुट बाकायदगी से तब्दील करता रहता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल के साथ मिलकर इनपुट आउटपुट में तब्दीली का बायस बनती है। इसका मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल इनपुट के मुताबिक आउटपुट को ज़ाहिर करने के लिए कंट्रोल सिग्नल का काम करता है। मतलब लैच की आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करती है। अगर इनपुट तब्दील होगी तो आउटपुट तब्दील हो जाएगी, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में इनपुट के साथ क्लॉक कंट्रोल सिग्नल का काम करती है। आउटपुट उस वक्त तब्दील होगी जब क्लॉक इनेबल होगी। अगर क्लॉक डिसेबल है तो इनपुट डाटा आउटपुट पर असरअंदाज नहीं होता। ये लैच और फ्लिप फ्लॉप में बुनियादी फ़र्क है। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में बुनियादी फ़र्क क्लॉक का है। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है, अगर क्लॉक इनेबल होगी तो इनपुट डाटा आउटपुट पर असरअंदाज होगा, लेकिन लैच में क्लॉक मौजूद नहीं होती, तो जो इनपुट डाटा है वो आउटपुट उस लिहाज से चेंज होती है। इनपुट डाटा डायरेक्ट आउटपुट पर असरअंदाज होता है लैच में, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में इनपुट डाटा अगर क्लॉक है तब आउटपुट असरअंदाज होता है। अगर क्लॉक डिसेबल है तो इनपुट डाटा आउटपुट पर असरअंदाज नहीं होगा, चाहे वो हाई है चाहे वो लो है। आप देखते हैं फ्लिप फ्लॉप की कौन सी अक़साम है। सबसे पहली है आरएस फ्लिप फ्लॉप, जो इसको लैच फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। दूसरी है डी फ्लिप फ्लॉप, इसको डाटा या डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। तीसरी है जेके फ्लिप फ्लॉप और चौथी है टी फ्लिप फ्लॉप या इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। आज हम आरएस फ्लिप फ्लॉप या लैच के मुतालिक डिटेल से स्टडी करेंगे कि आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किस तरह ये काम करता है और ये कौन से गेट से मिलकर बनता है। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप को सबसे बुनियादी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में से एक समझा जाता होते हैं। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो बाइनरी डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। और दूसरे कौन से सर्किट होते हैं? कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। कम्बिनेशन लॉजिक ऐसे सर्किट होते हैं जिनकी आउटपुट डायरेक्ट इनपुट पर डिपेंड करती है, उनमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, मतलब वो डाटा को सेव नहीं कर सकते। लेकिन सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनकी आउटपुट इनपुट के साथ साथ मेमोरी पे भी डिपेंड करती है कि मेमोरी इनके पास कौन सी, मतलब इनके पास पहले कौन सा डाटा सेव है। अब आरएस फ्लिप फ्लॉप की दो मुस्तहकम हालतें होती हैं।
अब ये अपनी एक पोजीशन पर उस वक्त तक कायम रहता है या अपनी किसी भी पोजीशन को उस वक्त तक होल्ड रखता है जब तक इनपुट तब्दील होकर ज़बरदस्ती इसकी होल्ड पोजीशन तब्दील ना कर दे। अब इस वजह से इसको लैच भी कहते हैं। अब आर एस फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सैम्बल देखते हैं। ये आर एस फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सैम्बल है। इसकी एक इनपुट एस है, दूसरी आर है और दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार। एस इनपुट फ्लिप फ्लॉप को सेट करने के लिए, जबकि आर इनपुट फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्यू से मुराद नॉर्मल आउटपुट है, जबकि क्यू बार से मुराद इन्वर्टेड आउटपुट है। अगर क्यू 1 है तो क्यू बार 0 होनी चाहिए। अब लॉजिक डायग्राम को देखते हैं। ये नैंड गेट पर मुश्तमिल एक आर एस फ्लिप फ्लॉप दिखाया गया है। आर एस फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्ट कपल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, क्योंकि आर एस फ्लिप फ्लॉप के दोनों गेट आपस में क्रॉस कपल्ड होते हैं, यानी एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही होती है। अब ये देखें, एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है और इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसलिए आर एस फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्ट कपल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। अब आगे इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरह फेल होगा। तो इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर एस के नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट मैंने पहले भी बताया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी अगर कोई एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट हाई देता है, अगर दोनों आउटपुट्स हाई होंगी तब वो आउटपुट ज़ीरो देता है। तो नैंड गेट की हम अगर कोई एक इनपुट ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी आउटपुट 1 होगी। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये नैंड गेट पर मुश्तमिल एक आर एस गेट है। नैंड गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी कोई एक इनपुट अगर लो होगी तो उसकी आउटपुट हाई होगी। मतलब अगर नैंड गेट की कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हो गई तो हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी आउटपुट 1 होगी। अब पहली कंडीशन देख लेते हैं कि जब एस ज़ीरो है और आर ज़ीरो है। अब चूँकि नैंड गेट है, नैंड गेट में कोई एक इनपुट भी ज़ीरो होगी तो आउटपुट 1 हो जाती है। अब इसकी 1 हो जाती है। अब इसकी ये इनपुट ज़ीरो है तो ये भी आउटपुट 1 डिक्लेयर कर देगा। तो जब हमारे पास दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट क्यू भी 1 हो जाती है और क्यू बार भी 1 हो जाती है। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास नॉर्मल आउटपुट 1 है तो हमारे पास क्यू बार 0 होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोहिबिटेड या इनवैलिड कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब हमारे पास एस 0 और हमारे पास आर 1 है। जब दूसरी कंडीशन देखते हैं, हमारे पास एस 0 और आर हमारे पास 1 है। अब चूँकि नैंड गेट है, नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो हम आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। आउटपुट यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब हमारे पास ये 1 आ गई है। अब जब तक हमें इस इनपुट का पता नहीं होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये देखते हैं कि ये इनपुट कहाँ से आ रही है। अब ये हमारे पास नॉर्मल जो आउटपुट है वहाँ से आउटपुट, अब इसकी इनपुट बन रही है तो ये आउटपुट 1 है तो अब ये इधर 1 आ जाएगा। अब 1 1 आ गया तो 1 1 में नैंड गेट आउटपुट 0 देता है तो हमारे पास आउटपुट आएगी 1 0 1 0। अब हमारे पास अगर नॉर्मल आउटपुट हाई हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेट। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब हमारे पास एस 1 है और आर 0 है। अब नैंड गेट में हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं ये इनपुट 0 है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, हमारे पास ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम ये इनपुट देखेंगे। अब ये इनपुट यहाँ से आ रही है तो ये 1 हो जाएगी। अब 1 1 है तो अब ये इनपुट 1 1 है तो आउटपुट ये 0 हो जाएगी। अब हमारे पास आउटपुट आएगी 0 1। अब हमारे पास नॉर्मल आउटपुट चूँकि 0 हो गई है तो इसको हम रीसेट कंडीशन कहते हैं। अब आगे हम लास्ट कंडीशन देखते हैं। जब हमारे पास एस भी हाई है और आर भी हाई है, मतलब एस भी जब 1 है और आर भी 1 है। अब हम ना तो इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आउटपुट क्या होगी और ना इस कंडीशन पे डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट क्या होगी। तो अब हम देखेंगे कि इसके पास पहले आउटपुट क्या आई थी। अब पहले आउटपुट इसके पास 0 है तो ये 0 अब इसकी इनपुट बन जाएगी। अब ये होगा 1 0, ये आउटपुट 1 कर देगा। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 1 हो जाएगा 0, तो आउटपुट हमारे पास फिर से क्या आएगी 0 1 0 1। तो अब इस कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप ने अपनी प्रीवियस कंडीशन को बरकरार रखा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं
होल्ड कंडीशन। इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी देख लेते हैं, प्रोट के सिमुलेशन के थ्रू ये किस तरह होता है। देख लें, जब दो हमारे पास दोनों इनपुट्स 0 0 हैं तो हमारे पास दोनों आउटपुट्स नॉर्मल आउटपुट और इन्वर्टेड आउटपुट दोनों हाई हो जाती हैं। जब हमारे पास S0 और R1 है तो हमारे पास Q1 और ये 0 हो जाता है। जब हमारे पास सेट 1 और रीसेट 0 है तो हमारे पास Q0 और Q बार 1 होता है। जब हमारे पास दोनों 1 1 हो जाती हैं तो फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस कंडीशन को बरकरार रखता है, मतलब ये 0 1 ही रहती है। इस कंडीशन को हम होल्ड कंडीशन कहते हैं। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। मतलब अब जो हमने ये टेबल बनाया है इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास दोनों इनपुट S भी 0 है और R भी 0 है, तो हमारे पास दोनों आउटपुट्स नॉर्मल आउटपुट और इन्वर्टेड आउटपुट दोनों हाई हो जाती हैं। अब फ्लिप फ्लॉप में चूँकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हम प्रोहिबिटेड या इनवैलिड कंडीशन कहते हैं। जब हमारे पास दोनों इनपुट्स S भी 1 है और R भी 1 है तो फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रीवियस कंडीशन को बरकरार रखता है। इस कंडीशन को हम होल्ड कंडीशन कहते हैं। अब अपने लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप के मुतालिक पढ़ा है कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा मेमोरी एलिमेंट था जो बाइनरी डाटा की सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकता था। उसके बाद हमने लैच को देखा था। लैच क्या चीज़ थी? लैच एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था जो अपनी पोजीशन को उस वक्त तक बरकरार रखता था जब तक उसकी इनपुट तब्दील होकर ज़बरदस्ती उसके आउटपुट को तब्दील ना कर दे। फिर हमने लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस देखा था कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। फ्लिप फ्लॉप और लैच में बुनियादी फ़र्क क्लॉक का था। लैच में क्लॉक नहीं होती और फ्लिप फ्लॉप क्लॉक डिपेंडेंट होता है। फिर हमने फ्लिप फ्लॉप की अक़साम देखी थी। 4 अक़साम थी। सबसे पहली है RS फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। और RS फ्लिप फ्लॉप को हमने डिटेल में स्टडी किया था और उसकी पहली टाइप हमने आज देखी है NAND RS फ्लिप फ्लॉप। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में NOR RS फ्लिप फ्लॉप को डिटेल से देखेंगे। तो